अनुरोध करता हूं, जो हुआ आप सब जानते हो, गौरव का विषय है। सरकार को, गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री को मैं भी बहुत बधाई देता हूं, सैल्यूट करता हूं, अभिवादन करता हूं। लेकिन एक एहसास आने वाले दिनों का दुख कम कर सकता है। आप ये मत समझना कि इतना आसान काम है, सब चुपचाप हो जाएगा। सब चुपचाप नहीं होगा, सब चुपचाप नहीं होगा। एक एहसास उनको कराइए, कश्मीरी भाइयों को एक एहसास कराइए। मैं 15 अगस्त को मेरे पास सबसे अच्छा कुछ कहने का है तो ये है, मैं चाहता हूं भारत की शेष भारत की जनता कश्मीर को ये एहसास कराए कि हमने कश्मीर को हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं बनाया, हमने हिंदुस्तान को कश्मीर का हिस्सा बना दिया। हमने हिंदुस्तान को कश्मीर का, तुम्हारा छोटा फलक था, तुम बड़ा फलक जियो। तुमको बड़ा फलक जीने का एहसास जिस दिन तुम्हारे दिल में आ जाएगा तो जो समस्याएं आने वाली हैं वो कम हो जाएगी। मैं 29 साल गाया हूं इस पीड़ा को, सुनिएगा। कश्मीर जो खुद सूरज के बेटे की राजधानी थी, डमरू वाले शिव शंकर की जो घाटी कल्याणी थी, कश्मीर जो भूमंडल का स्वर्ग बताया जाता था, जिसकी मिट्टी को दुनिया में अर्घ चढ़ाया जाता था, कश्मीर जो भारत माता की आंखों का तारा था, कश्मीर जो लाल बहादुर को प्राणों से प्यारा था, कश्मीर वो डूब गया था आंधी गहरी खाई में, फूलों की घाटी रोती थी मरघट की तन्हाई में। कश्मीर वो डूब गया था आंधी गहरी खाई में, फूलों की घाटी रोती थी मरघट की तन्हाई में। ये अग्निगंधा मौसम अलबेला था, ये अग्निगंधा मौसम अलबेला था, गंधों के घर बंदूकों का मेला था। मैं भारत की जनता का संबोधन हूँ, आंसू के अधिकारों का उद्बोधन हूँ, इसीलिए दरबारों को दर्पण दिखलाता फिरता था, इसीलिए दरबारों को दर्पण दिखलाता फिरता था। मेघालय घाटी के दिल की धड़कन गाता फिरता था, मेघालय घाटी के दिल की धड़कन गाता। हमने नारों में गाया था सब कश्मीर हमारा है, हमने नारों में गाया था सब कश्मीर हमारा है, हमने नारों में गाया था सब कश्मीर हमारा है। जब जब छूकर देखा है, जब जब भी छूकर देखा है, चोटी में अंगारा है। कश्मीर था जहां कांचे थे केसर की क्यारी में, कश्मीर था जहां रोना था बच्चों की किलकारी में, कश्मीर था जहां तिरंगे झंडे फहराए जाते थे, 47 के बंटवारे के घाट उठाए जाते थे, कश्मीर था जहां हौसलों के दिल तोड़े जाते थे, खुदगर्जी में जेलों से हत्यारे छोड़े जाते थे, खुदगर्जी में जेलों से हत्यारे, खुदगर्जी में जेलों से हत्यारे छोड़े जाते थे। अपहरणों की रोज कहानी होती थी, अपहरणों की रोज कहानी होती थी, धरती मैया पानी पानी होती थी, झेलों की लहरें भी आंसू लगती थी, गजलों की बहरें भी आंसू लगती थी। मैं आंखों के पानी को ललकार बनाता फिरता था, मैं आंखों के पानी को ललकार बनाता फिरता था, मेघालय घाटी के दिल की धड़कन गाता फिरता था, मेघालय घाटी के दिल की धड़कन। कश्मीर था जहां गर्द में चंदा सूरज तारे थे, झरनों का पानी रक्तिम था झीलों में अंगारे थे, कश्मीर था जहां फिजाएं घायल दिखती रहती थी, गर्म हवाएं घाटी का राशिफल लिखती रहती थी, कश्मीर था जहां विदेशी समीकरण गहराते थे, गैरों के झंडे भारत की भूमि पर लहराते थे, कश्मीर था जहां हमारा राजगार शर्मिंदा था, भारत मां को गाली देकर भी खलनायक जिंदा था, कश्मीर था जहां देश का शीश झुकाया जाता था, मस्जिद में गद्दारों को खाना भिजवाया जाता था, मंदिर में गद्दारों को खाना भिजवाया, गूंगा बहरा ओढ़े सिंहासन था, लूले लगड़े संकल्पों का आसन था, फूलों की घाटी लाशों की मंडी थी, फूलों की घाटी लाशों, मैं इस बूढ़ी कायरता की लाश उठाता फिरता था, मेघालय घाटी के दिल की धड़कन गाता फिरता था, मेघालय घाटी के दिल की धड़कन गाता। और दर्द सुनिए, हमको दो आंसू नहीं आते थे अनहोनी घटना पर। अजीब देश था ये। आप सब जानते हैं 1990 में 4 लाख विस्थापित कश्मीरी पंडित हुए, वहां से 4 लाख लोगों को मार पीट के निकाल दिया, उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, और ये देश चुप था। इससे बड़ी मॉब लिंचिंग दुनिया में कोई हुई है क्या कि 4 लाख लोग निकाल दिया जाए किसी सूबे से? आज एक मॉब लिंचिंग को इशू बनाते हैं। सुनिए क्या क्या था। हमको दो आंसू नहीं आते थे अनहोनी घटना पर, थोड़ी सी चर्चा होती थी बहुत बड़ी दुर्घटना पर, राजमहल को शर्म नहीं थी घायल होती छाती पर,
जिनकी नाक टिकी रहती थी पाकिस्तानी जूतों पर। कश्मीर को बंटवारे का धंधा बना रहे थे वे, जुगनू को बैसाखी देकर चंदा बना रहे थे वे, फिर भी खून सने हाथों को न्योता था घर भारों का। जैसे सूरज की किरणों पर कर्जा हो अंधियारों का, जैसे सूरज की किरणों पर कर्जा हो अंधियारों। एक छंद जोश में सुनना, मैं जोश में पढ़ूंगा, आप जोश में सुनना। और विष्णु, मैं जनता से अनुरोध करता हूं, तुम्हारी तरह मैं जानता हूं बहुत प्यारे लोग हैं, मैं हालांकि कम आया हूं कानपुर में। अगर आपको मैं चाहता हूं कि मैं जितना जोश में पढ़ूं, आप उससे ज्यादा जोश में सुन लेना। मैं इस बात में हारना चाहता हूं आपसे कि मेरे पढ़ने में जोश कम था और आपके सुनने में जोश ज्यादा था। मैं ये हार लेके जाना चाहता हूं आपके यहां से, ये मेरी जीत होगी। छंद सुनना। जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते थे, आतंकवादी मारे जाते थे तो जलसा निकलता था उनके लिए मातम मनाया जाता था, जुलूस निकलते थे। जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते थे, भारत मां की मर्यादा के जोश चाहता हूं साहब, लगे कि मैंने ठीक बोला है तो ही जोश में सुनना। जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते थे, भारत माता की, जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते थे, भारत माता के अस्मत के मंजर खंडित होते थे। जब कुछ भारत के नारे थे गुलबर्गा की गलियों में, शिमला समझौता चलता था बंदूकों की नलियों में, तो केवल आवश्यकता थी हिम्मत की खुददारी की। दिल्ली ने केवल 2 दिन की मोहलत दे दी, मोहलत की तैयारी की। सेना को आदेश थमाया था कि गैर नहीं होगी। लाइन सुनना साहब, मैं जिस लाइन पर बात चाहता हूं 15 अगस्त को सुनने। सेना को आदेश थमाया था कि गैर नहीं होगी, जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी, जहां तिरंगा नहीं मिलेगा सल्यूट अमरनाथ को गाली दी थी भीख मिले हथियारों ने, जिनको भारत की धरती ना भाती हो, भारत के झंडों से बदबू आती हो, जिन लोगों ने मां का आंचल फाड़ा था, दूध भरे सीने में चाकू गाड़ा था, मैं उनको चौराहों पर फांसी चढ़वाता फिरता था। मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाता फिरता था, मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन। अंतिम छंद सुनाता हूं इसका तक। अमरनाथ को गाली दी थी भीख मिले हथियारों ने, कितनी बार बाधा डाली गई। अमरनाथ को गाली दी थी भीख मिले हथियारों ने, चांद सितारे टांक लिए थे खून लिपि दीवारों ने, इसीलिए नाकाम रही थी कोशिश सभी उजालों की, क्योंकि ये सब कठपुतली थे रावलपिंडी वालों की, क्योंकि ये सब कठपुतली थे रावलपिंडी वालों की। अंतिम में चुनौती दे दो सीमा पार पड़ोसी को, अब कहता हूं आज अंतिम में चुनौती दे दो सीमा पार पड़ोसी को, कि डर कायरता ना समझे सिंहों की खामोशी को। हमको अपने खट्टे मीठे बोल बदलना आता है, हमको अपनी दुनिया का भूगोल बदलना आता है, हमको अपनी दुनिया का भूगोल बदलना। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमको अपनी दुनिया का भूगोल बदलना आता है, दुनिया के सरपंच हमारे थानेदार नहीं लगते। जाए किसके पास उसको जाना है, भारत को। अरे देखिए साहब, पति हो तो ऐसे। आप सौभाग्यशाली हैं प्रतिमा जी, हालांकि आपका कहना तो शायद कम ही मानते होंगे जितना मेरा अनुमान है, लेकिन आपके काम में जिस तरह से आपके साथ खड़े हुए हैं। दुनिया के सरपंच हमारे थाने, मत चिंता करो किसी की, दुनिया के सरपंच हमारे थानेदार नहीं लगते, भारत की प्रभुसत्ता के कोई ठेकेदार नहीं लगते। तीर हमारे तनी कमानों वाले जिस दिन छोड़ेंगे, जैसे ढाका तोड़ दिया लाहौर कराची तोड़ेंगे, जैसे ढाका तोड़ दिया लाहौर, जैसे ढाका तोड़ दिया लाहौर कराची तोड़ेंगे। हर संकट का हल मत पूछो आसमान के तारों से, सरकार से कह रहा हूं आज, हर संकट का हल मत पूछो आसमान के तारों से। सूरज किरणें कर लेता है लपके चांद सितारों से, पंचाली के चीरहरण पर जो छुपाए जाते हैं, इतिहासों के पन्नों में वो सब कायर कहलाते हैं, इतिहासों के पन्नों में वो सब कायर कहलाते हैं। अर्ध सदी की सब भूलों का समाधान
जाने दो, अर्ध सदी की सब भूलों का समाधान हो जाने दो, सब समझौते मरे पड़े हैं पिंडदान हो जाने दो, पर्वत को बाजू में तोड़ो, शोले भरो निगाहों में, आंसू की पूजा मत करना बलिदानों की राहों में, तुम भी सीमा रेखा तोड़ो, आगे बढ़े नाद करो, 48 में खोया था जो कश्मीर आजाद करो, 48 में खोया था जो कश्मीर, 48 में खोया था। मेरे से रुका नहीं जा रहा, मैं मोदी जी की थोड़ी तारीफ कर दूं। मैंने ये काम कभी नहीं किया, 40 साल में स्थायी विपक्ष बन के रहा, मैंने जीवन भर किसी के प्रशंसा में नहीं लिखा। मैं श्रद्धेय वाजपेयी साहब को बहुत मानता था, उनके पैर छूता था। मैं जीवन में केवल एक ही राजनेता के पैर छुए, मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जी के, और मुझे लगता था उसके पैर छूकर एहसास होता है कि किसी देवता के। लेकिन मैंने सबसे सख्त कविताएं अपने जीवन की उन्हीं की सरकार के खिलाफ लिखी। मैंने शिखर वार्ता का विरोध किया, मैंने विमान अपहरण की समस्या को जिस तरह निपटाया, मैंने उसका विरोध किया। इन्होंने कहा था 14 में जब आए थे कि और कुछ करूं ना करूं, तुझे खिलाफ तो नहीं लिखने दूंगा। और यह सच है कि बहुत मौका नहीं दिया, बहुत मौका नहीं दिया। मैंने मौके बहुत खोजे लेकिन नहीं मिला। मैं आपको एक कविता सुनाता हूं जिसमें तारीफ नहीं है, सचमुच तारीफ नहीं है, लेकिन विरोध भी नहीं है। अगर तारीफ का एक शब्द नहीं है तो विरोध का भी एक शब्द नहीं है, एक भी शब्द नहीं है। एक आध लाइन आखिरी है, उतना पक्षपात तो भारत में चलता है। और अब तो मुझे लगता है मैंने पहले ली थी, लेकिन अब मुझे लगता है मैंने गलत नहीं लिखा था। मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, दरबारों के लिए कभी अभिनंदन गीत नहीं गाता, कौन भले हो जाऊं लेकिन मौन नहीं हो सकता मैं। देखिए, मैं ताली बजवाने के लिए ऐसे रास्ते मेरे पास बहुत हैं कि आप खड़े होकर बजाएं, लेकिन इस उम्र में वो अच्छा नहीं लगता। इस उम्र में जिम्मेदारी यह है कि शब्दों पर ही ताली नहीं बजवा सको तो कोई और रास्ता मत अपनाओ ताली बजवाने के लिए। क्या बात है डॉक्टर साहब, वाह 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 वाह। वरना साहब ये कोई गर्भोक्ति नहीं है। मेरे छोटे भाई जानते हैं, हिंदुस्तान के कब सम्मेलनों में तालियों के पहाड़ परंपरा जिन्होंने शुरू की, उनमें एक मैं भी हूं। कितने ऊंचे पहाड़ तालियों के हो सकते हैं, बनाने वालों में मेरा भी नाम लिखा जाएगा। लेकिन इस उम्र के साथ मैं चाहता हूं अब केवल कविता से भी ताली बज सके तो ठीक, वरना ताली का मोह छोड़ देना चाहिए। मैं मन मांगता हूं, आप एक लाइन में आपको लगे हरिओम कुमार दिखता है तो बहुत मन से ताली बजाना, फिर पढ़ता हूं सुनना। मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, दरबारों के लिए कभी अभिनंदन गीत नहीं गाता, गांव भले हो जाऊं लेकिन मौन नहीं हो सकता मैं, मोह में शस्त्र त्याग कर द्रोण नहीं हो सकता मैं। सल्यूट आपका, अभिवादन, बहुत बहुत अभिवादन आपका। पुत्र मोह में शस्त्र त्याग कर द्रोण नहीं हो सकता मैं, कितने ही पहरे बैठा दो मेरी तुध निगाहों पर, मैं दिल्ली से बात करूंगा भीड़ भरे चौराहों पर, मैं गाथा वाचन करता हूँ सिंहासन परिवर्तन की, अच्छे दिन आने वाले हैं धारों के आकर्षण की, कभी किसी भी प्रलोभन में मेरी कलम नहीं दिखती और किसी भी डर के आगे दिन को रात नहीं लिखती। मैं शब्दों की गर्दिश ज्वाल हूँ, वर्तमान को गाऊंगा, जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा, जिस दिन मेरी आग बुझेगी, जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं। और नई पंक्ति सुनना शशिकांत, सिंहासन वाले पंखों से उड़कर, सिंहासन वाले पंखों से उड़ता नहीं मिलूंगा मैं, सिंहासन वाले पंखों से उड़ता नहीं मिलूंगा मैं, राजमहल के कालीनों से जुड़ता नहीं मिलूंगा मैं पीड़ा के इंकलाब के स्वर की एक निशानी हूँ, गाते गाते अंगारा हूँ, लिखते लिखते पानी हूँ, गाते गाते अंगारा हूँ, गाते गाते अंगारा हूँ, गाते गाते अंगारा हूँ, लिखते लिखते पानी हूँ, सत्ता का आकर्षण मेरी भूख नहीं। जो मैं कहने जा रहा हूँ कोई गर्भोक्ति नहीं है। ये 2014 में मैं चाहता तो जहां 282 बैठे थे भाजपा के, मैं भी वहां बैठा मिलता। राजनीति में कोई काम करते होंगे तो शायद इस खबर से परिचित होंगे। लड़ने वाले, टिकट मांगने वाले हजारों थे, मिले हुए टिकट को लौटाने वाला सिर्फ मैं था, सिर्फ मैं। और मेरी जिंदगी गाता हूं, मुझे दुआएं देना, आशीष देना, इसके सिवा मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। सत्ता का आकर्षण मेरी भूख नहीं, शाल शाला चंदन मेरी भूख नहीं, सरकारी अभिनंदन नहीं चुने मैंने, राजनीति के बंधन नहीं चुने मैंने, पद्म पुरस्कारों की चाह नहीं करता, दरबारों की मैं परवाह नहीं करता, कर्म सिपाही बनकर जिंदा रहता हूँ,
बच्चों से शर्मिंदा रहता हूँ, भूखे बच्चों से शर्मिंदा रहता हूँ, भूखे बच्चों से शर्मिंदा रहता हूँ, पगडंडी से लाल किले तक जाता हूँ, झुग्गी झोपड़ियों के आंसू गाता हूँ। और किसी भी वीर रस के कवि का, चाहे शशिकांत हो, चाहे गौरव चौहान हो, चाहे हरिओम कुमार हो, चाहे कोई और हो, एक ही ध्येय होना चाहिए। मैं आपके सामने सौंपता हूँ आशीष देना। पगडंडी से लाल किले तक जाता हूँ, झुग्गी झोपड़ियों के आंसू गाता हूँ, लेकिन दरबारों में कवि का शीश नहीं झुकने दूंगा, लेकिन दरबारों में कवि का शीश नहीं झुकने दूंगा। कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं रुकने दूंगा, कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं रुकने दूंगा, कविता का सिंहासन। भारत माँ के घर में नया बसंत दिखाई देता है। और अगली पंक्ति समझना, और श्रीनगर तक जाती है पंक्ति, श्रीनगर तक। भारत माँ के घर में नया बसंत दिखाई देता है, वंशवाद की परंपरा का अंत दिखाई देता है, वंशवाद की परंपरा। वहां ज्यादा थी, यहां से भी, इधर से भी ज्यादा थी उधर। इस देश में अजीब नारे, मोदी है तो मुमकिन है और वो है तो मुश्किल है। इस नारे को आगे बढ़ाया किसी ने, क्यों? वो ही मुश्किल है। वंशवाद की परंपरा का अंत दिखाई देता है, भारत माँ के घर में नया। और मैं किस दिन से फैन हुआ मोदी जी का, एक ही बात पर फैन हो गया। दिल कवि का, आत्मा कवि की, भावुकता कवि की एक चीज से प्रभावित हो जाती है। और आपको लगा हो, मैं जिस चीज से बहुत प्रभावित हुआ वो एक ही कारण था, सुनना मन से। भारत माँ के घर में नया बसंत दिखाई देता है, वंशवाद की परंपरा का अंत दिखाई देता है। तुमने उस दिन परंपरा का सूरज एक उगाया था, तुमने उस दिन परंपरा का सूरज एक उगाया था, जिस दिन तुमने संसद की चौखट पर शीश झुकाया था, जिस दिन तुमने संसद की चौखट पर। सल्यूट आपको, प्रणाम करता हूं। बहुत बधाई दी है मैंने परिवर्तन के नायक को। मैं 20 साल उनके साथ उठा बैठा हूं, 20 साल। जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे तब से मेरे श्रोता है मोदी जी, और ये कोई गर्भोक्ति नहीं है। लेकिन एक बात जो मैं कह सकता हूं आज, सुनना ध्यान से। अगर उस आदमी को देखते देखते जिसके साथ आप उठते बैठते थे, जिसके साथ आप आराम से मित्र की तरह चाय पी लेते थे, वो देखते देखते देश का सबसे बड़ा आदमी हो जाए, तो फिर उससे आपका क्या रिश्ता है, ये तय करने का हक उस बड़े आदमी पर मत छोड़ना। ये तय तुम करना कि तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है। मैंने ज्ञान बांटा है क्योंकि मैं थोड़ा पढ़ा लिखा कवि हूं, इनकी तरह तो हुई नहीं। हंस रहे इस बात के ऊपर। अरे आप आश्चर्य, हमारे बैठे लॉ के आदमी हैं मुकेश श्रीवास्तव जी, मैंने 30 साल पहले LLD की थी। LLD 30 साल। शशिकांत ने फोन करके पूछा, भाई साहब क्या किया? मैंने कहा LLD। तो मुझसे बोला B.Ed नहीं कर सकते थे? मुझे उस दिन पता चला कि इस बिहार से टॉप इसने भी किया है। तो मैं जो कह रहा हूं बहुत समझदारी की बात कर रहा हूं, सुनना। और मुझे आशीष देना साहब, आपने विष्णु को आपका लोकल कवि मान लिया, गौरव चौहान कानपुर वालों, यहाँ शादी हो गई तेरी, ये गलती अगर कानपुर वालों ने कर ली तो इसका कितना कर्जा लेगा? पता। मेरा एक दोस्त है दिनेश रघुवंशी, उसकी शादी मेरठ में हुई। जब भी मेरठ में आता, मेरी मेरठ में शादी हुई है, मेरी मेरठ में शादी हुई है, रोज हमें चढ़ाता था, रोज चढ़ाता था। मैंने एक दिन कहा, देख भाई हम तो मेरठ वाले उदार लोग हैं, हमने तो रावण को भी बेटी दे दी थी। मंगोदरी मेरठ की थी, तो इसलिए गौरव ये ज्यादा बोला मत कर। यहाँ ऐसे भी होंगे जिनको पता होगा कि हमारा दामाद अच्छा नहीं है। सुनिए, मैं 4 पंक्ति पढ़ रहा हूं। ये आशीष मांगता हूं मैं कानपुर की श्रेष्ठ जनता से, प्रतिमा दीक्षित इस सदन में, सभा में जो भी सुधी लोग हैं, ध्यान से सुनना। और आपको लगे ये हक बनता है मेरा कि मुझे इस पंक्तियों पर आशीष मिलना चाहिए, तो ये आशीष देना। तुमने उस दिन परंपरा का सूरज एक उगाया था, जिस दिन तुमने संसद की चौखट पर शीश झुकाया था। बहुत बधाई दी है मैंने परिवर्तन के नायक को, बहुत बधाई देता हूं मैं परिवर्तन के नायक को, लेकिन कैसे मर जाने दूंगा आंसू के गायक को। आप आगे के जननायक हो, मैं पीड़ा का गायक हूं। आप राजपथ के नायक हो, मैं जनपद का नायक हूं। आप राजपथ के नायक हो, मैं जनपद का नायक हूं। निर्वाचन ने सौंपा है सम्मान तुम्हारे हाथों में, निर्वाचन जोश देना, निर्वाचन ने सौंपा है सम्मान तुम्हारे हाथों में। लोकतंत्र की मां संसद का मान तुम्हारे हाथों में, संविधान के पालन का मान तुम्हारे हाथों में, तिलक गोखले गांधी का वरदान तुम्हारे हाथों में, अमर तिरंगे की सौंपी है शान तुम्हारे हाथों में।
सौंप दिया है पूरा हिंदुस्तान तुम्हारे हाथों में, सौंप दिया है पूरा हिंदुस्तान, सौंप दिया है पूरा हिंदुस्तान तुम्हारे। अच्छी सी लाइन सुनना, जनादेश में आज आपकी सबसे ऊंची थाती है, जनादेश जनादेश में आज आपकी सबसे ऊंची थाती है, दिया तुम्हारा तेल तुम्हारा और तुम्हारी बाती है, दिया तुम्हारा तेल तुम्हारा और तुम्हारी बाती है। आज आपके कर कमलों में टूटी हुई कमान नहीं, आज आपके कर कमलों में टूटी हुई कमान नहीं, और पदों के नीचे कोई गिरता हुआ मचान नहीं, आज आपके ऊपर नभे नीचे ठोस धरातल है, और आपकी सौगंधों में गंगा मैया का जल है, और आपकी सौगंधों में गंगा। इसका अंतिम छंद पढ़ता हूं मैं आपको, ये सौगंध तुम्हारी है मैं देश नहीं बिकने दूंगा, ये नारे थे उनके। ये सौगंध तुम्हारी है मैं देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, है मेरा विश्वास कभी सौगंध नहीं तोड़ोगे तुम, भारत मां की सेवा का अनबंध नहीं छोड़ोगे तुम, ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का परिवेश देखता। मैंने लिखा था कर दिया, मैंने नोटबंदी पर कविता लिखी थी काले धन पर, उसके बाद नोटबंदी हुई। मैंने भूख कविता लिखी, उसके बाद भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम पास किया। और मेरा अगली मांग है कि भारत में जल्द से जल्द जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए। संसाधन नहीं बढ़ा सकते, अगर जनसंख्या यूं ही बढ़ेगी तो हम गरीबी से नहीं लड़ सकते। इसमें किसी धर्म का कोई भेदभाव नहीं है, जो भी गलती करेंगे उनको सजा मिलेगी, और कौन अपने बच्चों को गरीबी में जलाना चाहेगा। सुनिए मन से, देखिए इस देश की आत्मा, इस देश की संस्कृति की आत्मा संवेदनाएं, संवेदनाएं मरेंगी तो संस्कृति मरेगी, संस्कृति मरेगी तो संस्कार दम तोड़ देंगे, संस्कार दम तोड़ देंगे तो विच्छिन्नता पहले ही होगी, बलात्कार होंगे, चोरियां होंगी, डकैतियां होंगी, रिश्ते टूटेंगे। मैंने एक एक लाइन में एक एक डिमांड रखी थी मोदी जी के सामने, एक दो पूरी हुई, बाकी सब बची हुई है अभी। मैं चाहता हूं वो सब पूरी होना चाहिए। ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का प्रवेश देखता। पहली मांग, ठीक लगे तो समर्थन चाहूंगा। ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का प्रवेश देखता रह जाए। संसद को गुंडों से दागी चेहरों से खाली कर दो। मैं सीना तान के बोलता हूं, अगर आपको कश्मीर में एक भी आतंकवादी आना स्वीकार नहीं है तो हमको संसद में दागी और गुंडे स्वीकार नहीं है, नहीं है हमको स्वीकार। क्या बात है डॉक्टर साहब? अगली पंक्ति पर ध्यान चाहता हूं, संसद को गुंडों से दागी चेहरों से खाली कर दो, भूखे मरते हुए किसानों के घर खुशहाली भर दो, भूखे मरते हुए किसानों के घर खुशहाली भर दो। कश्मीर में भारत मां की जयकारों के स्वर दे दो। मैं चिल्लाया हूं, 2 साल चिल्लाया हूं, तब हुआ है। और अगली पंक्ति जो बची है, जो होना चाहिए, उस पर समर्थन मांगता हूं। कश्मीर में भारत मां की जयकारों के स्वर दे दो, कश्मीर में भारत मां की जयकारों के स्वर दे दो। हर विस्थापित कश्मीरी पंडित को उसका घर दे दो, हर विस्थापित कश्मीरी पंडित को, हर विस्थापित कश्मीरी पंडित को उसका घर दे दो। खेलों को नेताओं से पूंजीपतियों से मुक्त करो, खेलों को नेताओं से पूंजीपतियों से मुक्त करो। मां बहनों बेटी का जीना स्वाभिमान से युक्त करो, झोपड़ियों को मत सिखलाओ और तरीका जीने का। उन्हें मयस्सर कर दो केवल अच्छा पानी पीने का, उन्हें मयस्सर कर दो केवल अच्छा पानी पीने का। नंगे बदल लिए फिरते हैं ख्वाहिश एक लंगोटी की, नंगे बदल लिए फिरते हैं ख्वाहिश एक लंगोटी की। खाली पेट लिए बैठे हैं उम्मीदें 2 रोटी की। कहीं भूख से कोई बच्चा मर ना जाए, याद रहे 10 करोड़ भूखी पीढ़ी की याद तुम्हें फरियाद रहे। तुम चाहो तो भारत के घर घर को देवालय दे दो, तुम चाहो तो भारत के घर घर को देवालय दे दो, लेकिन सबसे पहले झोपड़ियों को शौचालय दे दो, लेकिन सबसे पहले झोपड़। ये दिए, ये कुछ मांगे पूरी हुई, कुछ नहीं हुई। ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का प्रवेश देखता। साहब 5 अगस्त को मोदी कैसे लगे ये मैं बताता हूं। ये मेरे जीवन का परिवर्तन है। शशिकांत यादव, मैं मजबूर हूं, सचमुच मैंने चैनल पर बोला कि मैं सैल्यूट करता हूं मोदी जी को और गृह मंत्री जी को।
अभी भी नहीं करूंगा तो यह अहंकार कहलाएगा। क्या बात है भाई साहब? 40 साल गुजार दिए, वाजपेयी साहब नहीं लिखवा पाए मेरे से अपनी प्रशंसा में कविता, लेकिन मुझे मोदी जी ने मजबूर किया कि मैं 2-4 लाइन तो लिखूं जो मुझे सच लगती हैं और आपको भी लगे कि ये सच है तो समर्थन करना, वरना ये समझ लेना कि मेरे भीतर भी कोई लोभ जाग गया है। मुझे कुछ भी हो सकता है, मुझे कोई लोभ नहीं आकर्षित कर सकता, ये आप विश्वास कर लीजिएगा। कोई पद, कोई परंपरा, कोई प्रतिष्ठा, कोई कुछ भी मुझे प्रभावित नहीं करता। केवल जनता के प्यार के सिवा मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। एक यूनिवर्सिटी से रिटायर्ड डीन ऑफ द फैकल्टी हूं, लॉ फैकल्टी, 40 साल कानून पढ़ाया है मैंने। इतनी सारी पेंशन मुझे मिल जाती है, मेरी कार, घोड़ा, गाड़ी, नौकर का काम चल जाता है। बाकी सब तो फिर जनता दे देती है पैसा। अच्छा, कई बार हेमंत ने पूछा, कई बार लोग पूछते तू इतना पैसा क्यों लेता है? मैं आज बता रहा हूं दिल से, ये कोई बताने का विषय नहीं है। मैं 850 गरीब बच्चे पढ़ाता हूं, 850, और ये सब कवि लोग जानते हैं, सब कवि लोग जानते हैं, लेकिन परिचय में इसलिए नहीं बताते कि इसको इस बात की और तालियां मिलेंगी। आप विश्वास कीजिए साहब, मेरा जी 15 अगस्त है, मेरा मन केवल सत्य बोलने को हो रहा है। मेरे छोटे भाई हैं जिनको मैं बहुत प्यार करता हूं, हंसी में हम लोग ऐसी इधर उधर की बातें करते रहते हैं। मैंने एक बड़ी नौकरी की, देश के तथाकथित महंगे कवियों में हूं, इसके बावजूद मेरे पास अपनी एक झोपड़ी भी नहीं है। एक झोपड़ी भी अपनी नहीं है मेरे पास। जो कॉलेज ने मुझे मकान दिया था, अभी भी उसी मकान को मैंने खाली नहीं किया। मेरे छोटा भाई की पत्नी प्रोफेसर है, वो मकान उसके नाम हो गया, तो मैं उसका किराएदार बनकर उसी मकान में रह रहा हूं। और मुझसे कई बार उसने घर नहीं बनाएगा, मैंने कहा नहीं बनाऊंगा, मैं इन गरीब बच्चों की आंखों में अपना घर तलाशता हूं, मैं जिनके घर बनाना चाहता हूं। बड़ा काम है वैसे। ये सब पैसा वहां खर्च होता है, मेरे ऊपर खर्च नहीं होता। मेरी कोई खान पीन की आदत ऐसी है नहीं जैसी शशिकांत की है, हालांकि इसकी भी ऐसी है जैसी मेरी है। तो आपने हमको सिखाया ही नहीं कुछ खाना बनाना। कुछ सीखना है तो विष्णु से सीखो, तुम्हें सारे गुण सिखा देगा, गीत भी सिखा देगा। वो तो और बाबा रामदेव है। बाबा के साथ काम करता हूं, मुझे उनके कुछ काम अच्छे लगते हैं इसलिए उनके साथ काम करता हूं। स्वागत भाई साहब। उनका व्यापार से मेरा कोई लेना देना नहीं है। बाकी उनके जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, बहुत पता नहीं है लोगों को, वो अपने विज्ञापन तो देते, दंत क्रांति का विज्ञापन देंगे। मैं बाबा से लड़ता हूं इस बात के ऊपर कि तुम जो और काम कर रहे हो उनके ऐड क्यों नहीं देते। बाबा इतने काम कर रहा है कि आप आश्चर्य में डूब जाएंगे। मैं उनकी पब्लिसिटी करने नहीं आया आपके यहाँ। पिछले 70 साल से इस देश में नारे लगे, नारे स्वदेशी स्वदेशी स्वदेशी। मैं जानना चाहता हूं अगर इस देश में स्वदेशी से प्यार था तो विदेशी साबुन लक्स बिकने आया क्यों? एक आदमी ने विकल्प दे दिया कि लो मैं देसी चीज दे रहा हूं, तो उसको तो बाबा व्यापार कर रहा है। बाबा तो व्यापारी हो गया है। अगर 50 बाबा रामदेव इस देश में हो जाएं तो विदेशी कंपनियां हिंदुस्तान छोड़कर भाग जाएंगी। मैं दावा कर सकता हूं इस बात का। 50 संस्थान चाहिए पतंजलि जैसे, ताकि देश ठीक से स्वदेशी हो सके। सुनिएगा, मोदी के बारे में कुछ पंक्तियां सुन लीजिएगा, और अच्छी लगे तो बहुत प्यार से सुनना उनको। ऐसा लगे कि ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का परवेश देखता रह जाए। ऐसा लगे कि सबका साथ तुम्हारे दिल की इच्छा है। ये विश्वास दिला दो देश को कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास ही तुम चाहते हो, तो फिर 19 तो क्या 24 भी तुम्हारा, और 29 भी तुम्हारा, और 34 भी तुम्हारा, और अगला भी, और अगला भी। कोई करे तो ये देश की जनता उसको प्यार करती है जो देश की जनता से प्यार करता है। जो खुद से प्यार करता है देश की जनता उसको प्यार नहीं करती, उसको प्यार नहीं करती। ऐसा लगे कि सबका साथ तुम्हारे दिल की इच्छा है। दुनिया का जननायक होना सबसे बड़ी परीक्षा है, दुनिया का जननायक होना सबसे बड़ी परीक्षा है। ऐसा लगे कि गुजराती बेटा गांधी का सपना है। ऐसा लगे कि गुजराती बेटा, एक एक लाइन सुनना और आपको लगे कि ये सब होना चाहिए तो ही आशीष देना। ऐसा लगे कि गुजराती बेटा गांधी का सपना है। ऐसा लगे कि भारत का सरपंच हमारा अपना है। ऐसा लगा कि सब अपनी आबादी का दमखम हो। ऐसा लगे कि भारत की सब तहजीबों का संगम हो। ऐसा लगा कि देशद्रोहियों को तूने ललकार दिया। ऐसा लगा कि देशद्रोहियों को तूने ललकार दिया। ऐसा लगा कि भारत मां का हर दुश्मन धिक्कार दिया। ऐसा लगा कि काले धन का पूरा खेल हिल गया है। ऐसा लगा कि दिल्ली को सरदार पटेल मिल गया
देखिए, एक कविता सुनाने का मन कर रहा है मेरा आज। जी नहीं नहीं, उससे अच्छी से कविता सुना। चंद्रशेखर आजाद। हाँ। देखिए, जब आदरणीय मायावती जी सबसे पहली बार मुख्यमंत्री बनी और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से बनी, तो ये घटना आपको सबको पता होगी। चंद्रशेखर आजाद के नाम के एक महाविद्यालय का नाम बदला गया। कानपुर के किसी पत्रकार ने, मुझे नाम याद नहीं है, मैंने ये जनसत्ता में एक लेख पढ़ा था पूरा, भानु प्रताप शुक्ल का। उन्होंने पूरे पेज का एक आर्टिकल लिखा था कैसे वो घटना घटी जब वो पत्थर बदलवा रही थी चंद्रशेखर आजाद का। तो किसी पत्रकार ने कहा कि आदरणीय, ये महाविद्यालय चंद्रशेखर आजाद के नाम पर है। तो उन्होंने गुस्से में घूम के कहा, कौन चंद्रशेखर आजाद? वो आतंकवादी? सरेआम राजनीति ने चंद्रशेखर आजाद को आतंकवादी कहा और राजनीति चुप रही। मैं हरिद्वार में था, मैंने वो लेख पढ़ा भानु प्रताप शुक्ल जी का। फिर मैं उनसे मिलने गया कि कहीं इसमें कोई झूठ फूट ना हो। और जब मुझे निश्चित हो गया कि हाँ ऐसा घटा, तो मैं वाजपेयी साहब के पास गया। आडवाणी साहब और वाजपेयी साहब दोनों मुझे बहुत स्नेह करते थे और मेरे श्रोता रहे हैं। मैंने जाकर उनसे शिकायत की कि आपके समर्थन के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर आजाद को आतंकवादी बता रही है। तो बोले ही नहीं, जैसी उनकी आदत थी चुप। मैंने 3-4 बार खाक कुरेदा तो बोले, तू क्या चाहता है? क्या हम इस बात पर सरकार गिरा दें? मैं कहा मत गिराओ, बहुत दिन के लिए आप गिर लोगे। तब के बाद अब आए तब के बाद मैं आडवाणी जी के पास गया, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो मैं उन दोनों से कह के चलाया कि साहब आपका चुप रहना मजबूरी हो सकती है, मैं जनता का कवि हूं, मेरा चुप रहना मजबूरी नहीं है। मैं एक कविता लेकर जनता के बीच जा रहा हूं। और अभी बंगाल में 8वीं क्लास की किताब में सामाजिक विज्ञान में खुदीराम बोस को आतंकवादी लिखा गया है। जिस बच्चे को थोड़ी सी उम्र में फांसी हो गई थी, उस बच्चे को आतंकवादी सामाजिक विज्ञान की 8वीं क्लास की किताब में ममता बनर्जी की सरकार ने। शिकायतें हुई तो नहीं बताया, अभी मुझे पता चला है कि ममता बनर्जी ने आदेश दिया है, इंक्वायरी बिठाई है, किताबें वापस मांगा ली गई हैं, ऐसी कोई सूचना मिली है। पंजाब के अंदर इतिहास में छपा ये शहीद आतंकवादी, भगत सिंह आतंकवादी। अब मेरा कहना सिर्फ ये है, अपने शहीदों को सम्मान मत दो, कम से कम उनका अपमान तो मत करो, उनका अपमान तो मत करो। 7,48,000 लोगों ने जान दी है हिंदुस्तान की आजादी के लिए। हमें कुछ ही नाम याद है। तो आप आज्ञा दें मुझे, तुम्हें चंद्रशेखर आजाद कविता सुनाना चाहता हूं, क्योंकि भगत सिंह किसी को भी मान लीजिए ये कि हम अपने शहीदों को सम्मान दें। मन तो मेरा भी करता है झूमू नाचूं गाँव में, मन तो मेरा भी करता है झूमू नाचूं गाँव में, आजादी की सौगातों पर 100 गीत सुनाऊं मैं, लेकिन शबनम वाला वातावरण कहां से लाऊं मैं मेघमल्हारों वाला अंतःकरण कहां से लाऊं मैं दामन में दर्द तुम्हारे अपने लेकर बैठा हूं, आजादी के टूटे फूटे सपने लेकर बैठा हूं, जिन्होंने भारत माता को गहरे दे रखे हैं, उन लोगों को जेल सुरक्षा के पहरे दे रखे हैं। तालियां उठाइए साहब, ऐसा नहीं, नींद नहीं आनी चाहिए। आप मुझे नींद मत आने दो, मैं आपको नींद नहीं आने दूंगा। जिन्होंने भारत माता को गहरे दे रखे हैं, उन लोगों को जेल सुरक्षा के पहरे दे रखे हैं, जो भारत को बर्बादी की हद तक लाने वाले हैं, वे ही स्वर्ण जयंती का पैगाम सुनाने वाले हैं, वे ही स्वर्ण जयंती का पैगाम सुनाने वाले हैं। आजादी लाने वालों का तिरस्कार बरसाता है, दिल में टीस उठे और पिन सा चुभे तो तालियां उठाना, आकाश भर तालियां उठाना। जो आजादी लाने वालों का तिरस्कार तड़फाता है, बलिदानी पत्थर पर थूका बार बार तड़फाता है, इंकलाब की बलबेदी भी जिससे गौरव पाती है, आजादी में उस शेखर को भी गाली दी जाती है, आजादी में उस शेखर को, आजादी में उस शेखर को भी गाली दी जाती है। मैं दिनकर की परंपरा का चारों हूँ, भूषण की शैली का अल्प उदाहरण हूँ, इसीलिए मैं दरबारों के गीत नहीं गा सकता हूँ, मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं ला सकता हूँ, मैं पीड़ा की चीखों में संगीत। ध्यान देना, प्यार मारता सुनना, इससे बढ़कर और शर्म की बात नहीं हो सकती थी, इससे बढ़कर और शर्म की बात नहीं हो सकती थी, आजादी के परवानों पर घात नहीं हो सकती थी। कोई वरदानी शेखर को आतंकी कह जाता है, पत्थर पर से नाव
नाम हटाकर कुर्सी पर रह जाता है, पत्थर पर से नाम हटाकर कुर्सी पर रह जाता है। गाली की भी कोई सीमा है, कोई मर्यादा है, गाली की भी कोई सीमा है, कोई मर्यादा है। ये घटना तो देशद्रोह की परिभाषा से ज्यादा है। मेरी आंखों में पानी है, सीने में चिंगारी है, राजनीति ने कुर्बानी के दिल पर ठोकर मारी है। सारे वतन पुरोधा चुप थे, कोई कहीं नहीं बोला, सारे वतन पुरोधा चुप थे, कोई कहीं नहीं बोला। लेकिन कोई ये ना समझे, कोई खून नहीं खोला, लेकिन कोई ये ना समझे। कविता का सौंदर्य केवल यह है, जब चंद्रशेखर आजाद को आतंकवादी कहा जा रहा होगा, शहीदों की आत्मा सुन रही होगी, शहीद सुन रहे होंगे सब, उनके दिल पर क्या बीती होगी, इस सौंदर्य को आपके सामने गाना चाहता हूं, सुनना। सारे वतन पुरोधा चुप थे, कोई कहीं नहीं बोला, लेकिन कोई ये ना समझे, कोई खून नहीं खोला। सुनकर बलिदानी बेटों का धीरज डोल गया होगा, मंगल पांडे फिर से उनकी भाषा बोल गया होगा, मंगल पांडे फिर से उनकी भाषा बोल गया होगा। सुनकर हिंद महासागर की लहरें तड़प गई होंगी, सुनकर हिंद महासागर की लहरें तड़प गई होंगी, शायद कश्मीर की गजलों की बहरें तड़प गई होंगी। नील गगन में कोई मच्छर तारा टूट गया होगा, अशफाकुल्लाह की आंखों में लावा फूट गया होगा, अशफाकुल्लाह की आंखों में लावा फूट गया होगा, राव अशफाकुल्लाह की आंखों में लावा फूट गया होगा। भारत भूख पर मरने वाला टोला भी रोया होगा, भगत सिंह का रंग बसंती चोला भी रोया होगा। चुपके चुपके रोया होगा संगम तीरथ का पानी, चुपके चुपके रोया होगा संगम तीरथ का पानी। आंसू आंसू रोई होगी धरती की चूनरधानी, एक समंदर रोई होगी भगत सिंह की कुर्बानी। क्या ये ही सुनने की खातिर फांसी झूले सेनानी, क्या ये ही सुनने की खातिर फांसी, क्या ये ही सुनने की खातिर। और सब में गुस्सा दिखाना चाहता था, बहुत क्रोध था मुझमें। हम जाट लोगों के डीएनए में भी कमी होती है, उनमें गुस्सा बहुत होता है, कई बार फालतू का होता है, मूर्खता का होता है। मैं आपको उदाहरण दूं, हरियाणा के 30 बच्चे मर गए गोली खा के, आरक्षण का आंदोलन चलाया कि हम कमजोर हैं, हमको आरक्षण दे दो। बसों में आग लगा दी, प्रॉपर्टी को नष्ट कर दिया, 30 बच्चों ने गोली लगवा ली और सरकार से कहा हमारी ताकत से टकराना मत, तुम हमारी ताकत नहीं जानते, हमें कमजोर समझ के आरक्षण दे दो। कि दुनिया में सुना आपने ऐसा? ताकत का एहसास करा के कहो हमें कमजोर मान लो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमें मालूम है तुम बहुत ताकतवर हो, इसलिए आरक्षण नहीं मिलेगा। मूर्ख, अच्छा मेरी भी मूर्खता है, मेरे से मूर्खता, मैंने मूर्खता की हो तो मूर्खता, लेकिन मुझे जब गुस्सा आया मैं उसको दिखाता कैसे। स्वागत भी है। और साहब मैं आपसे आखिरी बार अनुरोध कर रहा हूं, हाथ जोड़कर, आपको मेरा गुस्सा दिखाने का तरीका पसंद आ जाए तो मुझे एक बार इतने प्यार से, इतनी तालियों से नवाज देना कि मैं जीवन में कभी ना भूलूं कि मैं भाई हेमंत पांडे के कार्यक्रम में आया था। स्वागत भी है। हेमंत पांडे ने बहुत प्यार से बुलाया, पहली बार उसने कहा, मैं उससे मना नहीं कर सका, वरना 15 अगस्त पे तो वीर रस के कवि को भी कहीं भी साई मिल सकती थी। कम से कम ये वीर रस के कवि 15 अगस्त 26 जनवरी को काम आते हैं, बाकी तो 14 फरवरी का कवि विष्णु सक्सेना ही काम आता है देश को। मन से अच्छा लगे आपको मेरा गुस्सा जायज है तो मुझे बहुत प्यार का एहसास कराना, मन से भी अनुरोध करता हूँ, शशिकांत से भी और आप सबसे भी। चुपके चुपके रोया होगा संगम तीरथ का पानी, आंसू आंसू रोई होगी धरती की चूनरधानी, एक समंदर रोई होगी भगत सिंह की कुर्बानी। क्या ये ही सुनने की खातिर फांसी झूले सेनानी, जहां मरे आजाद मार के पत्ते खड़क गए होंगे, जहां मरे आजाद मार के पत्ते खड़क गए होंगे, कहीं स्वर्ग में शेखर जी के बाजू फड़क गए होंगे, शायद पिस्तौल उठा लेने की इच्छा जाग गई होगी, फिर पिस्तौल उठा लेने की इच्छा, फिर पिस्तौल उठा लेने की इच्छा जाग गई। शेखर महायज्ञ का नायक गौरव भारत भूखा है, जिसका भारत की जनता से रिश्ता आज लहू का है, जिसके जीवन के दर्शन ने हिम्मत को परिभाषा दी, जिसके पिस्टल की गोली ने इंकलाब को भाषा दी, जिसने धरा गुलामी वाली क्रांति निकेतन कर डाली, आजादी के हवन कुंड की अग्नि चेतन कर डाली, जिसके कारण त्याग अलौकिक माता के आंगन में था, इकलौता बेटा होकर भी आजादी के रंग में था, जिसको खूनी मेहंदी से भी दहेज जाना आता था, आजादी का योद्धा केवल चले चबे ना खाता था। अब तो नेता पर्वत सर के शहरों को खा जाते हैं और पुलों के शिलान्यास में नहरों को खा जाते हैं, और पुलों के शिलान्यास में नहरों को। वाह 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 डॉक्टर साहब जिंदाबाद। जब जब भारत की नदियों में कर बहता पानी है, तब तब शेखर अमर
शेखर की पिस्तौल किसी तीरथ से बहुत बड़ी है जी, शेखर की पिस्तौल किसी तीरथ से। और 2 लाइन और प्यार मांगिए, शेखर की पिस्तौल किसी तीरथ से बहुत बड़ी है जी। आजादी का ये जो मंदिर खड़ा हुआ होगा, आजादी का ये जो भी मंदिर खड़ा हुआ है जी, शेखर इसकी बुनियादों के नीचे गड़ा हुआ है जी, शेखर इसकी बुनियाद। जो सीने पर गोली खाने को आगे, 1 मिनट की कविता और बची। जो सीने पर गोली खाने को आगे बढ़ जाते थे, भारत माता की जय कहकर फांसी पर चढ़ जाते। खत्म करता हूं, ये केवल 1 मिनट की बची है। कुछ निवेदन है मेरे, उनको बिना किए जाऊंगा, मुझे लगेगा मैं अधूरा चला आया, भूल गया मैंने भगवान राम नहीं देखे, मैंने भगवान कृष्ण भी नहीं देखे। होंगे जरूर, जब मानते हैं सनातनी की हैं तो हैं, होंगे हमारे रक्षक देवता भी होंगे, लेकिन मैंने नहीं देखे साहब। मैंने अपने वो रक्षक देवता देखे हैं जो वर्दी पहनकर सीमा पर खड़े हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं। मैं उनको सल्यूट करना चाहता हूं, वो मेरे लिए रक्षक देवता है। 2-3 निवेदन है। आप सब साल में 1 दिन पिकनिक जाते होंगे, कहीं घूमने जाते होंगे, यात्रा करने जाते होंगे। मैं आपसे सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, दीक्षित जी, आपके आसपास कोई बेटा शहीद हुआ होगा, आपके आसपास ऐसा कोई परिवार होगा जिसमें से कोई बेटा देश के लिए कुर्बान हो गया है। साल में 1 दिन उसके घर जाकर उसके परिवार वालों का हालचाल पूछ लीजिए, बस केवल हालचाल पूछ लीजिए, उसको ये लगे देश हमारे साथ। क्या बात है। हमारा एक छोटा भाई है अशोक चारण, उसने एक बहुत श्रेष्ठ बात कही है। दुनिया का अमीर से अमीर आदमी, टाटा, बिरला, डालमिया, बिल गेट्स, कोई भी किसी को नौकरी दे और ये कहे कि मैं तुमको जो कहोगे तनख्वाह दूंगा, लाख दूंगा, 2 लाख दूंगा, 5 लाख दूंगा, लेकिन तुमको मेरे लिए मरना पड़ेगा। दुनिया का कोई भी अमीर आदमी एक नौकर नहीं ढूंढ सकता इस शर्त पर कि तुमको मेरे लिए मरना पड़ेगा। केवल फौजी है जो ये जानता है उसको देश के लिए मरना पड़ेगा, फिर भी वो देश की नौकरी करता है। एक और छोटा निवेदन है मेरा हाथ जोड़कर, आपको किसी बस अड्डे पर, किसी रेलवे स्टेशन पर, किसी हवाई अड्डे पर कोई फौजी वर्दी में जाता हुआ दिखाई दे, खड़े होकर ताली बजाकर उसका सम्मान करो, उसको लगे कि पूरा हिंदुस्तान उसके साथ खड़ा हुआ है, उसके साथ। और तीसरा अनुरोध मेरा भारत सरकार से मैंने लिख के भेजा है मोदी जी को, अगर भगवान करे हमारा एक भी बेटा तिरंगे में लिपट के ना आए, कोई शहीद हो ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है, होंगे, होते रहेंगे, तो उनको दी जाने वाली सरकारी मदद में भेदभाव नहीं होना चाहिए। महाराष्ट्र का बेटा शहीद हुआ तो 5 लाख, यूपी का शहीद हुआ तो 25 लाख, झारखंड का शहीद हुआ तो 10 लाख। शहादत देने वाले बेटों को सरकारी मिलने वाली मदद में भेदभाव नहीं होना चाहिए, शहादत में बंटवारा मत कीजिएगा। सबने देश के लिए जान दी है, सबको मिलने वाली मदद बराबर होना चाहिए। महाराष्ट्र में इन्होंने बताया 1 करोड़ अमीर लोग हैं महाराष्ट्र के, वो उन्होंने अपने अपने हिसाब से सबका बराबर होना चाहिए, वो सब सरकारों केंद्र को दे और केंद्र उनको मदद दे। अंतिम पंक्तियां पढ़ देता हूं। मैंने सचमुच बहुत लिखा है, मैंने इतना सैनिकों पे लिखा है। क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं, अपना खून बहाकर टीका सरहद पर कर जाते हैं? ऐसा युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है, संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। जो भी कौम वतन की खातिर मरने को तैयार नहीं, उसकी संपत्ति को आजादी जीने का अधिकार नहीं। वाह 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 वाह। समाप्त करता हूं। कविता साहब आपने बहुत अच्छा सुना, बहुत अच्छा, बहुत बहुत प्रणाम आपको। जो सीमा पर, जो सीने पर गोली खाने को आगे, आज तो याद कर लो 15 अगस्त, जो सीने पर गोली खाने को आगे बढ़ जाते थे, भारत माता की जय कहकर फांसी पर चढ़ जाते थे, जिन बेटों ने आजादी के लिए जवानी दे डाली, आजादी के हवन कुंड के लिए कहानी दे डाली। दूर गगन के तारे उनके नाम दिखाई देते हैं, दूर गगन के तारे उनके नाम दिखाई देते हैं, उनके स्मारक भी चारों धाम दिखाई देते हैं, उनके स्मारक भी चारों धाम दिखाई देते हैं। किसी ने पूछा वो कहां, और जो उनको गाली दे रहे थे वो कहां? मगर गाली देने वालों का मुझे पता नहीं, मैं उनका बता सकता हूं वो कहां है। मैं उनका पता बता रहा हूं, आपको नोट कर लो। वे देवों की लोकसभा के अंग बने बैठे होंगे, वे देवों की लोकसभा के अंग बने बैठे होंगे, वे सतरंगी इंद्रधनुष के रंग बने बैठे होंगे। उन बेटों की याद भुलाने की नादानी करते हो, इंद्रधनुष के रंग चुराने की नादानी करते हो, इंद्रधनुष के रंग चुराने की नादानी करते हो। जिनके कारण ये भारत आजाद दिखाई देता है, अमर तिरंगा उन बेटों की याद दिखाई देता है। उनका नाम जुबां पर लो तो पलकों को झपका लेना, उनके
उनकी यादों के पत्थर पर 2 आंसू टपका देना, उनकी यादों के पत्थर पर 2 आंसू टपका देना। जो धरती में मस्तक बोकर चले गए, दाग गुलामी वाला धोकर चले गए, मैं उनकी पूजा की खातिर जीवन भर गा सकता हूँ। मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं ला सकता। बहुत बहुत धन्यवाद।